नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लेडी बॉस की मासूम मोहब्बत का दूसरा एपिसोड। दमदार सीईओ युवाना, जो अपनी शर्तों पर जीती है। मासूम और सच्चा अंश, जो व्हीलचेयर पर होने के बावजूद जिंदगी से प्यार करता है। यह कहानी है प्यार, संघर्ष और एहसास की गहराइयों की। क्या युवाना और अंश के बीच पनप रही ये अनोखी मोहब्बत कोई नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। चलिए नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। CH-25 द नाउ अंश राजपूत इज बैक। अब आगे। देवांश जी अपनी स्टडी में चेयर पर आंखें बंद कर बैठे थे। तभी उनका फोन रिंग हुआ, जिसे देख उन्होंने एक गहरी सांस ली और कॉल रिसीव किया। कैसे हो आप पापा? दूसरी तरफ से एक शख्स ने कहा। आज इतने सालों बाद अपने बेटे की आवाज सुनकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, देवांश जी ने इमोशनल होते हुए कहा। दूसरी तरफ से उस नौजवान शख्स ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं वापस आ रहा हूँ। मेरी वापसी का स्वागत करेंगे ना आप? उसने अपने आखिरी शब्द धीरे से कहे। तुम वापस आ रहे हो? देवांश जी ने कहा। हाँ, कल मैं एक नए अवतार में सबके सामने आऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक सरप्राइज पार्टी रखें, जिसमें मैं सबको सरप्राइज करूंगा। उस नौजवान शख्स ने अपने सामने टेबल पर पड़ी तस्वीरों को देखते हुए कहा। अगले दिन सुबह का वक्त, सभी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। तभी राजवीर जी ने सभी की तरह देखते हुए कहा, आज शाम हमारे होटल में मैंने एक पार्टी रखी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब बिना कोई तमाशा खड़ा किए एक परफेक्ट फैमिली की तरह की मेहमानों का स्वागत करे, कहकर अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करने लगे। वहीं उनकी बात सुनकर युवाना छोड़ सभी हैरान थे। सडनली ऐसे अचानक पार्टी पर क्यों डेड? अर्धव ने पूछा। कोई खास मेहमान सालों बाद लौटा है, इस खुशी में मैंने पार्टी रखी है, देवांश जी ने युवाना को एक नजर देख कहा। वो मेहमान पास होकर भी नहीं था, वो तो सालों पहले ही खो गया था। क्या कोई बिजनेस पार्टनर आने वाला है या फिर कोई खास दोस्त? यामिनी ने देवांश जी से कहा। देवांश जी ने कहा, शाम की पार्टी में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कहकर वो चले गए। शाम का वक्त होटल AR में शोर शराबा था। पार्टी में बड़े बड़े लोग इनवाइटेड थे। यामिशी और किरण अपनी हाथ टेटस वाली लेडीज के साथ बातों में बिजी थी। अर्धव अपने दोस्तों के साथ। वही पार्टी में होकर भी कोई नहीं थी तो थी एक कोने में खड़ी नशे में धुत युवाना। इस एक साल में युवाना ने ना तो कंपनी पर ध्यान दिया, ना अपनी फिटनेस पर। वो बर्बादी के कगार पर है। युवाना इस वक्त एक 1 पीस गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो एक थाई से लेकर नीचे तक कट थी। उसका एक पैर साफ दिख रहा था। खुले बाल, आंखों में फैला हुआ काजल, होठों को डार्क चॉकलेट लिपस्टिक, पर चेहरे पर सिर्फ गुस्सा, दर्द और ना उम्मीदी। वही दूसरी तरफ देवांश जी लगातार मेन गेट पर खड़े बार बार अपनी घड़ी को देखते हुए किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी होटल के बाहर एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई कार आकर रुकी। उसमें से एक गार्ड जल्दी से बाहर निकला और कसीट का दरवाजा ओपन किया। उस कार में से एक हैंडसम नौजवान शख्स बाहर निकला। उसे देख देवांश जी की आंखें नम हो गई। वो जल्दी से आगे बढ़े और उस नौजवान शख्स को गले लगाकर कहा, मेरा शेर बेटा, तुम्हें अपने पैर पर खड़ा देख मैं बता नहीं मुझे कितनी खुशी है, कहकर वो उससे अलग हुए और उसके चेहरे को, पूरे शरीर को देखा। तुम्हें ऐसे देखने के लिए रोज तड़पता था मैं, देवांश जी ने कहा। तभी उस नौजवान शख्स ने कहा, पापा मुझे अपने परिवार से मिलना है, बहुत याद किया है मैंने उन्हें इस एक साल में, कहते वक्त उसके होठों पर खतरनाक स्माइल उभर आई। देवांश जी उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही दोनों अंदर आए और सभी की नजर सामने मेन डोर पर गई, तो मेहमान छोड़ राजपूत खानदान का हर एक सदस्य हैरान था, सिर्फ युवाना को छोड़, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में गुम थी। उसने सामने देखने की भी जहमत नहीं उठाई। यही दूसरी तरफ उस नौजवान शख्स की नजर पार्टी में खड़ी 2 औरतों पर थी। वो यामिनी और किरण थी, जिसके चेहरे की हवाया उड़ गई थी। ये कैसे हो सकता है?
ये तो मर गया था और ये सब। ये अपने पैरों खड़ा है। इसका मतलब इसे सब याद भी आ गया ही। अब यामिनी की सासें सामने खड़े अंश राजपूत को देख तेज हो गई थी। किरण के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वो घबराई नजरी से अपने सामने खड़े अंश को देखे जा रही थी। अंश आज 21 साल बाद अपने पैरों पर खड़ा था। अंश इविल स्माइल करते हुए आगे बढ़ा और सीधे यामिनी को कसकर गले लगाकर धीरे से कहा, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? मिसेज राजपूत वो यामिनी से दूर हुआ। तो तुम जिंदा हो पर कैसे? यामिनी ने घबराई आवाज में हकलाते हुए कहा। मैं मरा ही कब था मिसेज राजपूत, अंश ने यामिनी को घूरते हुए इविल स्माइल करते हुए कहा। यामिनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। यामिनी को देख लग रहा था कि मानीन वो अभी मर ही जाएगी। वही अंश अर्धव की तरफ बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। अर्धव अंश को घूरने लगा। कैसे हो मेरे भाई? अंश अर्धव के भी गले लग गया। तो ये पार्टी तुम्हारे कमबैक के लिए है? अर्धव ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, इसलिए आज जितना एंजॉय करना है कर लो, बाद में तुम्हें ये सब नसीब नहीं होने वाला, अंश ने सर्द आवाज में कहा और अर्धव की पीठ को थपथपाते हुए मुस्कुराकर उससे दूर हुआ। अंश के कदम किरण की तरफ बढ़ने लगे, जिसे देख किरण हड़बड़ा गई। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगी, जिसे देख अंश ने मुस्काटात के साथ कहा, संभल कर वरना गिर जाओगी। कहकर अंश देवांश जी के पास वापस आ गया। वही यामिनी बरथरत काम पे जा रही थी। उसकी हालत खराब हो रही थी, जिसे देख अर्धव उसे लेकर होटल के कमरे में चला गया। आप ठीक तो हैं ना मॉम? अर्धव ने यामिनी को पानी पिलाते हुए कहा। वो लड़का अब हमें नहीं छोड़ेगा। अब सब खत्म, हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। यामिनी घबराते हुए बुदबुदाने लगी। अर्धव ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, मॉम रिलैक्स, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अब जो होगा वो उसके साथ होगा, और वो भी आज रात ही। कहते वक्त अर्धव के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वही पार्टी में देवांश जी अंश की अपने बिजनेस पार्टनर को मिलवा रहे थे, क्योंकि अब राजपूत इंडस्ट्री को अंश संभालने वाला था। अंश की पढ़ाई सिर्फ 4th तब हुई थी। उसे ठीक से कुछ नहीं आता था, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छी तालीम हो तो सोने पर सुहागा होता है, लेकिन दिमाग हो तो पढ़े लिखे को भी पीछे धकेला जाता है। अंश ने इस 1 साल में सिर्फ खुद को अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं किया, बल्कि खुद को इस काबिल बनाया है कि वो कम से कम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। बिजनेस रिलेटेड अंश ने सारी जानकारी ली है। अंश का ध्यान उन सब की बातों पर ना होकर पार्टी में था। उसकी नजरें किसी को बेसब्री से गुंड रही थी, जिसे देख देवांश जी ने कहा, मिल लो उससे। उन्होंने अंश की पीठ थपथपाई, जिसे देख अंश वहां एक पल भी नहीं रुका। वो पार्टी में युवाना को ढूंढने लगा, लेकिन उसे युवाना कहीं नहीं मिल रही थी। अंश युवाना को ढूंढते हुए कॉरिडोर में पहुंच गया था। वही दूसरी तरफ अर्धव ड्रग्स के नशे में धुत युवाना को एक कमरे में लेकर जा रहा था। सोचा था अब धीरे धीरे से तुम्हारा मन जीत कर तुम्हें अपना बना लूंगा, लेकिन वो कमीना मरने का नाटक कर 1 साल के लिए दूर चला गया और अब वापस आया है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे जिस्म को पाकर उसे उसकी औकात दिखाऊंगा, अर्धव ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा और युवाना को लेकर कमरे के अंदर पहुंच गया। उसने युवाना को लव ड्रग्स दिया था। शराब का और ड्रग्स का नशा युवाना को सहन नहीं हो रहा था। वही कमरे में लाकर अर्धव ने युवाना को बेड पर पटक दिया और अपने फोन का कैमरा ऑन कर ठीक बेड के सामने उसे सेट किया। अब कल तुम देखोगे कैसे तुम्हारी बीवी अपने सारे अरमान मेरे ऊपर नीचे उतारती है। अर्धव ने युवाना को बेड पर तड़पते हुए देखकर कहा। वो कैमरे में बेड पर होने वाले हर एक हरकत को रिकॉर्ड करने वाला था। अर्धव अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए युवाना की तरफ बढ़ा और उसके बाई को सहलाने लगा। युवाना नशे में थी, लेकिन अनचाहा टच को महसूस कर वो अर्धव को दूर करने लगी। वो बिलाने लगी। अर्धव रुक ही नहीं रहा था। युवाना ने साइड टेबल पर रखा वाज लिया और अर्धव के सिर पर फोड़ दिया। आह है। अर्धव दर्द से चिख उठा। युवाना ने अर्धव को जोर से धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए खड़ी होकर उसके लोअर पार्ट में लात मारते हुए लड़खड़ाई,
नशे से भरी आवाज में कहा, डोंट टच मी, वरना जान से मार दूंगी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो लड़खड़ाई, दरवाजा खोल बाहर निकली। अर्थव को बहुत जोर की लगी थी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो युवाना का पीछा कर सके। वही अगर युवाना इस वक्त होश में होती तो शायद ये रात अर्धव की आखिरी रात होती। CH-27 मिलन। अब आगे। युवाना उस कमरे से निकल कॉरिडोर में लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसका सिर चकरा रहा था। उसका जिस्म गर्मी से तप रहा था। वो ड्रेस भी उसे चुभ रही थी। उसे अपने शरीर में अलग ही दर्द महसूस हो रहा था। वो अपनी ही उभारों को प्रेस कर रही थी। उसे राहत पानी थी। अचानक से युवाना के कदम लड़खड़ा गए। वो गिरने ही वाली थी कि तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। संभल कर युवी, एक कर्कश आवाज युवाना के कानों में पड़ी। युवाना सिर उठाकर देखा तो उसे धुंधला धुंधला चेहरा नजर आ रहा था। युवाना अंश के चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए धीरे से मुस्कुराकर फुसफुसाई, प्लीज हेल्प मी अंश, मुझे गर्मी लगी रही है। युवाना ने अचानक से अंश के होठों को चूमते हुए कहा। युवाना की बेताबी देख अंश हैरान रह गया। वो चाहता था कि उसे देख उसकी बीवी हैरान रह जाए, लेकिन वो तो उसे हैरान करने में लगी हुई है। लेकिन अंश ने महसूस किया कि युवाना का शरीर तप रहा है, जिसे देख अंश ने उसे गोंद में उठा लिया और एक रूम में घुस गया। कमरे में आकर अंश ने युवाना को वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा किया। यही खड़ी रहो, तुम्हें अच्छा। अंश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही युवाना ने उसके होठों को चूसते हुए धीरे से कहा, कहाँ चले गए थे तुम? वो अंश के होठों को चूमते हुए उसके हाथों को पकड़ अपनी उभारों पर रख दबाते हुए कहा, प्रेस इट प्लीज, ये दर्द कर रहे हैं 8। दबाओ इन्हों, युवाना के चेहरे पर कहते वक्त दर्द नजर आ रहा था। अंश युवाना को देख समझ गया था कि वो नशे में है, लेकिन किस नशे में ये अंश को समझ नहीं आ रहा था। युवाना ने अंश के शर्ट के बटन खोलने लगी और उसके सीने को चूमने लगी। ये टच उसे अच्छा है, युवाना ने अंश को बाइट किया। आहा, अंश ने सिर नीचे कर अपनी बीवी को घूरा। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी गंदी गंदी हरकतें क्यों कर रही हो? अंश ने युवाना को दूर किया, लेकिन अचानक से उसकी आंखों हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि युवाना ने अपनी ड्रेस को गुस्से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ये तंग कर रही थी मुझे, युवाना ने चिड़चिड़ करते हुए कहा, और अंश को गले लगा लिया, उसके गर्दन को चूमने लगी। उसके हाथों को बार बार अपने उभारों पर रख खुद ही प्रेस करने लगी। इनस्खा पेंटी में भीगी हुई युवाना को देख अंश ने अपना थूक निगल लिया। अंश गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगा। दबाओ इन्हों, युवाना ने अंश अपने होठों को काटते हुए बेताबी से कहा। अंश ने अपने भीगे बालों में हाथ फेर को पीछे किया और शावर बंद कर युवाना को खुद से दूर कर कहा, युवी, मुझे उकसाओ मत, वरना सालों की भड़ास निकलेगी तुम पर युवाना नहीं मानी और पागलों की तरफ उसकी पेंट की जीप खोलने लगी। सालों की भड़ास थी। एक मर्द होकर अपनी बीमारी के कारण अंश ने अपने अरमानों का मन मारा था, लेकिन उसकी ये हॉट बीवी अब उसके कंट्रोल को लूज करने में लगी हुई है। आहा, अंश ने युवाना को दीवार से लगाया और दांत पीसते हुए कहा, मधोशी भरी आवाज में कहा, बीवी हो तुम मेरी, अब जो होगा देखा जाएगा, कहकर अंश ने युवाना के होठों को चूमने लगा। युवाना के हाथ अंश के शर्ट को निकालने की कोशिश में थे। अंश युवाना के होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करते हुए मधोशी भरी आवाज में कहा, तुम नहीं जानती, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मैं इस वक्त का बेसब्री से इंतजार में था, कहकर अंश ने युवाना को पलटकर दीवार से लगा दिया और उसकी पीठ की चूमते हुए उसके इनरखा के हुक को अपने दांतों से खोलने लगा। आह, युवाना की मधोशी से भरी आहें गूंज रही थी। अंश ने युवाना की ब्रा निकाल उसे अपनी तरफ किया और उसके होठों को सहलाते हुए धीरे से कहा, तुमने कहा था ना कि एक दिन मुझे इन्हें सक करना पड़ेगा। तो मधोश युवाना के उभारों को प्रेस करते हुए, तो आज उन्हें मन भरने तक सक करूँगा, कहकर अंश ने हल्का झुककर युवाना के निपल मुंह में भर सक करने लगा। आह! युवाना ने अपने निचले होठ को दांत तले दबा दिया। अंश के बालों को कसकर पकड़ आहें भरने लगी।
वही अंश युवाना के दूसरे निपल को अपनी उंगलियों के बीच छेड़ रहा था। फक! युवाना कराह उठी। उसने महसूस किया कि उसके पेट में गाढ़ बन रही है, मानो तितलियां उड़ रही हो। वही अंश वक्त के साथ वाइल्ड हो रहा था। वो निपल को सक करने के जगह काटने लगा था। युवना मीठे दर्द से कराह रही थी। वही दूसरी तरफ अर्थव बाहर निकल युवाना को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे युवाना नहीं मिली, क्योंकि युवाना तो जिंदगी का पहले सेक्स के मजे ले रही थी। डैमिट, वहां चली गई, वो अर्धव ने गुस्से से इधर उधर देखते हुए कहा। वही युवाना को अब अपनी उभारों में दर्द होने लगा था। वो अंश को दूर करने लगी, लेकिन ड्रग के कारण उसकी हाथों में जान ही नहीं बची थी, क्योंकि ड्रग्स इंसान को अंदर से कमजोर कर देते हैं। मत करो, युवाना ने अधखुली आंखों से घिरे से कहा, जिसे सुनकर अंश ने एक अजीब आवाज के साथ निपल को छोड़ते हुए मदहोशी से कहा, मुझे मत करो यूवी प्लीज, तुमने ही मेरे सोए जानवर को जगाया है, अब उसे शांत भी तुम ही करोगी। कहकर अंश ने युवाना को गोद में उठाकर बाहर लाकर बेड पर पटक दिया। युवाना, जिसके शरीर पर सिर्फ उसकी वो भीगी पेंटी थी, उसमें युवाना कह ढा रही थी। बेड पर बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रही थी, जिसे देख अंश अपने कपड़े निकालने लगा और युवाना को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि सुबह इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा, लेकिन आज की खूबसूरत रात के लिए मैं कुछ भी करूँगा। कहकर अंश ने युवाना के पैरों को पकड़ा और उन्हें फैला दिया। अंश जानता था कि सुबह युवाना का सारा गुस्सा उस पर ही निकलने वाला है, लेकिन अंदर के जागे जानवर ने अंश को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। और वैसे भी युवाना उसकी बीवी है, इतना तो हक अंश बाबू का भी बनता है। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? युवाना ने कस चादर को मुट्ठी में भर लिया। वो नशे में थी। उसे इस वक्त सिर्फ सेक्स की जरूर थी, क्योंकि उसे लव ड्रग्स दिया था। उसे अंश का टच अच्छा लग रहा था। ड्रग्स का नशा उस पर हावी हो गया था। प्लीज फक मी, युवाना ने अपनी कमर को 1 इंच ऊपर उठाकर बेताबी से कहा। उसकी बात सुन अंश के होठों के कोने मुड़ गए। अंश युवाना की पेंटी निकाल फेंकी। फक! अंश युवाना की किटी को देख मदहोशी से बुदबुदाया। वो युवाना की किटी को चुमने लगा। युवाना के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने अंश के बालों को कसकर पकड़ लिया। अंश ने युवाना की किटी को चुमा और घिरे से सिर उठाकर युवाना की थाई को सहलाते हुए सेक्सुअल वाइज में कहा, तुम यहाँ मेरे लिए भीग रही हो। कहकर एक बार फिर से युवाना के लोअर पार्ट पर टूट पड़ा। युवाना सिसकियां भर रही थी। वो अंश के सिर को वहां दबा रही थी, बार बार अपने होठों को काट रही थी। कुछ देर बाद अंश हाफते हुए युवाना के ऊपर आया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, कल से तुम मुझसे नफरत करोगी शायद, लेकिन मैं अब और कंट्रोल भी नहीं कर सकता। कहकर अंश अपना लोअर पार्ट पकड़ धीरे धीरे से युवाना में एंटर करने लगा। युवाना के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। वो अपने होश में नहीं थी। वो अंश को दूर करने लगी। मत करो, दर्द हो रहा है, युवाना ने अंश को दूर करते हुए कहा। अंश ने महसूस किया कि उसे अंदर जाने में तकलीफ हो रही है। अब भी वर्जिन हो, अंश ने युवाना को देखते हुए कहा। उसे लगा अर्धव के साथ जो न्यूज़ देखी थी, तो इसलिए कही अर्धव और युवाना के बीच और ऊपर से किरण की वो बातें। लेकिन ये औरत आज भी प्योर है, पर अगर नहीं भी होती तीभी में उसे अपनाता। अंश ने ये बहुत पहले ही सोच रखा था। अंश युवाना के माथे को सहलाते हुए प्यार से कहा, बस थोड़ा सा दर्द यूवी। कहकर अंश ने एक जोर से धक्का दिया। है युवाना चिख उठी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। आखिर थी तो एक लड़की ही जिसे फर्स्ट टाइम में पेन होता है। यू मॉन्स्टर, युवाना ने अंश के बालों को चिखते हुए कहा। है। अंश ने अपनी हरकत शुरू की जिसे युवाना कराह उठी। धीरे धीरे युवाना के चेहरे पर प्लेजर देख अंश ने अपनी कमर हिलनी शुरू की। युवाना ने कसकर अंश की पीठ को पकड़ लिया। फास्ट, युवाना ने हाफते हुए कहा। अंश ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। बेड पूरी तरह से हिलने लगा। दोनों की सांसें गहरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। अंश के चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून था, क्योंकि उसका भी फर्स्ट टाइम ही था।
दोनों एक दूसरे में उलझ चुके थे। कुछ देर बाद अंश शांत हुआ। वो युवाना की गर्दन में चेहरा धकेल हाफने लगा, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसकी हवसी बीवी अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुई है। अंश ने युवाना के चेहरे को देखा, जो आंखें बंद कर लेटी हुई थी और धीरे धीरे से उसके नीचे अपनी कमर हिला रही थी। डोंट स्टॉप, युवाना ने अंश की पीठ पर नाखून गढ़ाते हुए कहा। नशे में उसे कोई होश नहीं था। अगर वो होश में होती तो शायद अब तक अंश की जान ले ली होती। अंश ने युवाना को देखते हुए उसे पलटा और उसकी कमर पर पकड़ लिया और पीछे से एंटर कर उसे प्यार करने लगा। युवाना जोर जोर से आहें भर रही थी। फास्ट, युवाना ने कराहते हुए कहा। अंश ने युवाना की बात मानी। रात भर अलग अलग पोजीशन में ना जाने दोनों ने कितने कितने राउंड लगाए होंगे। आखिर में युवाना खुद थक हार कर निढाल सी अंश के ऊपर गिर गई। अंश ने उसे मुस्कुराकर देखा और खुद को और उसे चादर से कवर कर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, बहुत याद करता था मैं तुम्हें इस 1 साल में। जोर याद करता था, मुस्कुराकर। और हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने युवाना के होठों को चुमा। CH 28, मिसेज राजपूत इसमें वो है जिसे आपकी गोद हमेशा भरी रहेगी। अब आगे। अगली सुबह यामिनी अर्थव के कमरे में गुस्से और परेशानी से इधर उधर चल रही थी और अर्थव बेड पर अपना सिर पकड़ बैठा था। मैं पूछती हूँ, तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की को ड्रग्स देने की? अभी वो कहाँ है पता नहीं, लेकिन जब वो घर आएगी तब शायद तुम इस घर से बाहर होंगे। अरे, जब इस दिमाग में दिमाग ही नहीं है तो इसे चलाया भी मत करो, यामिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए अर्थव से कहा। वही अर्थव जो इतनी देर से शांत बैठा था। उसने कहा तो क्या करता मैं, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जिससे शादी करना चाहता था, वही लड़की मेरे सौतेले भाई की बीवी बन बैठी है। उसे पाना चाहता हूँ मैं। लेकिन मंजिल के करीब था तभी वो अपाहिज ठपका वो भी अपने पैरों पर चल रहा था। उसे देख लग नहीं रहा था कि वो 20 सालों से व्हील चेयर पर है। कहते कहते वो चिल्ला उठा। उसकी आवाज कमरे में आ रही किरण के कानों में पड़ी। उसकी गोद में उसका 4 महीने का बच्चा था, जिसे वो फीडिंग बोतल से दूध पिला रही थी। अर्थव की बात सुनकर किरण ने अपने बच्चे के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे बाप हम दोनों से रद्दी भर का भी प्यार नहीं है। अगर उसे कोई प्यारा है तो वो है वो युवाना जिसके पीछे ये हमेशा दुम हिलाता रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें उसकी जरूर नहीं। मेरे पास तुम हो, राजपूत खानदान के वारिस, और राजपूत खानदान की प्रॉपर्टी भी तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मैं अब ऐसा खेल खेलूंगी जिससे हमें आगे चलकर बहुत फायदा होगा। कहते वक्त चस्के चेहरे पर इविल स्माइल उभर आई। वही कमरे में यामिनी के ने अर्थव की बात सुनकर कहा, अरे बददिमाग लड़के, भूल जाओ उस लड़की को। वो लड़की अगर मेरी बहू बनती ना तो हम दोनों को कब का खत्म कर देती। और अभी जो ये तुमने रायता फैलाया है ना, उसे भी मुझे ही समेटना होगा। कहकर यामिनी दरवाजा बाहर आई तभी उसकी नजर सामने खड़ी किरण पर गई। तुम क्या यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही हो? जरा अपने पति पर भी ध्यान दो, कहकर यामिनी दंदनाते हुए चली गई। उसे जाते हुए देख किरण ने अपने बेटे से कहा, बेबी तुम्हारी दादी कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रही है। यो उसे देखते हुए मुस्कुरा उठी। यही दूसरी तरफ हटिल के कमरे में युवाना, जो बेचारी थकी हारी सो रही थी। सूरज की किरणों के कारण उसकी नींद टूट गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन अपने आप को अनजान जगह देख वो हैरान रह गई और झट से उठकर बैठ गई। उसके सिर में तेज दर्द हो उठा। युवाना ने अपना सिर पकड़ लिया। बारों और कमरे में अपनी नजर दौड़ाई तभी उसका ध्यान अपने आप पर गया। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अगर कुछ था तो वो थे अंश के दिए गहरे लाल लव बाइट। अंश कल रात बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था। जिंदगी में पहली बार सुकून जो मिला था तो वो उसका पूरा मजा ले गया। युवाना ने दिमाग पर जोर दिया। उसे धुंधला सा याद आया कि उसने ड्रिंक पी थी और उसे गर्मी लगने लगी। फिर अर्थव उसे अपने साथ कमरे में लेकर आया था और उसे छू रहा था, लेकिन फिर वो बाहर आई और फिर युवाना को वो याद ही नहीं था, क्योंकि तब तक ड्रग्स ने दिमाग पर असर कर दिया था। युवाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
मतलब किसी और ने उसके साथ वो सब किया। युवाना ने गुस्से से बाजू में देखा पर वहाँ कोई नहीं था। तभी युवाना के कानों में एक आवाज पड़ी। उस आवाज को सुन युवाना समझ गई कि वो शख्स कमरे में ही मौजूद है। वो खड़ी हुई और बेड पर रखी चादर खुद को ओढ़ने के लिए लेने लगी, तभी उसकी नजर चादर पर लगे ब्लड स्टोन पर गई। उसके जबड़े कस गए। चादर लपेटकर युवाना आवाज का पीछा किया। बालकनी में कमर पर टॉवेल लपेटकर एक शख्स खड़ा था। उसकी पीठ युवाना की तरफ थी और वो उसी से फोन पर बात कर रहा था। उसे देख युवाना ने ना आव देखा ना ताव और सीधे जाकर उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया और बिना देख गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। चटा कक की आवाज वहां गूंज उठी। अंश का चेहरा एक तरफ झुका गया। वही युवाना हैरानी से अंश को देखने लगी। अंश ने युवाना की तरफ घूर कर देखा। तुम? युवाना नम आंखों से बुदबुदाई। तुम जिंदा हो? और वो भी अपने पैरों? युवाना ने अंश को पूर से नीचे तक देखा। अंश आगे बढ़ा और युवाना को गले लगा लिया। युवी, मैंने तुम्हें इस 1 साल में बहुत बहुत मिस किया। अंश ने युवाना को अपनी बाहों में और कसकर भरा। इस 1 साल में मतलब? युवाना ने अंश को दूर किया। मैं मरा नहीं था, वो सब झूठ था। मैं तुमसे दूर लंदन में ठीक होने के लिए चला गया था। अंश ने सब कुछ युवाना को बताया। 1 साल पहले किरण की वो बातें सुनकर तुम तो ठीक से चिल्ला भी नहीं सकते हो। पता नहीं वो जवान लड़की अपने अरमानों को बेड पर कैसे कंट्रोल करती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं शादी तुम्हारे साथ और सुहागरात किसी और के साथ? अंश का दिल तड़प उठा। वो युवाना से प्यार करने लगा था। वो उससे प्यार करना भी चाहता था, लेकिन उसकी जो हालत थी उससे वो ना ही खुद को यामिनी से बचा सकता था और न ही युवाना को एक पति होने का सुख दे सकता था। वो 1 साल पहले का हादसा अंश के लिए एक मौका था, युवाना से दूर जाकर ठीक होने का और ठीक होकर सबसे बदला लेने का। इसलिए अंश ने अपनी मौत का खेल खेला। वो जानता था मौत का खेल ही उसे युवाना की यादों से दूर रखेगा और वो सारा ध्यान ठीक होने पर लगाएगा। तो कल रात मेरा साथ तुमने वो सब किया। 1 साल पहले अपनी मौत का नाटक तुमने इस सब करने के लिए किया, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। जब तुमने मौत का नाटक किया तब मैं सच में मर गई थी। तब से लेकर कल रात तक मैं जिंदा लाश की तरफ थी। मुझे अफसोस था कि क्योंकि मैंने 1 साल पहले उस पार्टी में तुम्हें अकेला छोड़ा, लेकिन आज तुम्हारी हकीकत जानकर मुझे तुमसे नफरत हो रही है। व्हील चेयर पर तुम मासूम से थे, लेकिन अब तुम में वो मासूमियत रही ही नहीं। थैंक यू मिस्टर अंश राजपूत, मुझे युवाना सूर्यवंशी को मुझे के बल गिराने के लिए थैंक यू सो मच। अब तुम कौन और मैं तुम्हारे लिए कौन? तुम्हारे प्यार में मैंने खुद को बर्बाद कर लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। मुझे धोखे से और धोखेबाजों से सख्त नफरत है और आज से तुम मेरी उसी लिस्ट में आते हो। युवाना ने अंश की आंखों में देखते हुए दांत पीसकर गुस्से से कहा और कमरे में जाने लगी। लेकिन तभी अंश ने युवाना को जोर से दीवार से लगा दिया और उसके बेहद करीब आ गया। डोंट टच मी, युवाना ने अंश की आंखों में देखते हुए कहा। पति हूँ, तुम्हारा इतना हक है मेरा तुम पर मिसेज युवाना। अंश राजपूत, अंश ने युवाना के कान में फुसफुसाते हुए धीरे से कहा। अंश की बात सुनकर युवाना की आंखें तिखी हो गई। क्या ये आदमी उस पर हक जमा रहा है? क्या ये आदमी युवाना सूर्यवंशी पर हक जमा रहा है? अनजान हो या फिर चाहे कोई अपना या फिर चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, पर युवाना सूर्यवंशी पर हक कोई नहीं जमा सकता। ये सोचकर ही युवाना ने अपने दांत पीस लिए। दूर हटो मुझसे कमीने आदमी, युवाना ने अंश को जोर से धक्का दिया, लेकिन अचानक धक्के के अंश का टॉवल नीचे गिर गया। अंश हैरान रह गया। उसे शर्म और हैरानी से युवाना को देखा तो अचानक से उसके होंठों के कोण मुड़ गए। अंश ने अपने आप को ठीक कर अपनी बॉडी भी अच्छी बना ली थी। वही ठरकी युवाना आंखें बड़ी बड़ी कर अंश के लोअर पार्ट को एक टक देखने लगी। ये इस औरत के मदहोश कर देता है, अंश ने सोच। वैसे जिसे तुम इतना घूर रही हो वो कल रात भर तुम्हारे अंदर ही था। क्या तुमने इसे महसूस किया था? अंश ने युवाना को देखते हुए अपने लोअर पार्ट पर हाथ रखा। अंश की बात सुनकर युवाना ने हड़बड़ा कर अपनी नजरें फेर ली।
अंश उसकी हालत देगा मुस्कुरा उठा। इतना भी कुछ खास नहीं है उसमें समझे तुम, युवाना ने इधर उधर देखते हुए कहा। युवाना को गुस्सा भूलते देख अंश ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मिसेज राजपूत इसमें वो है जिससे आपकी गोद हमेशा भरी रहेगी। उसने युवाना को देख अपनी आंख दबा दी। उसकी बात सुनकर युवाना ने अंश को देखते हुए दांत पीस कर कहा, तुमने जो किया है न उसे देखते हुए तुम्हारे बच्चे तो क्या, मैं तो अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझे तुम। और हाँ, अब से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, और जो है उसे मैं जल्द ही खत्म कर दूंगी। कहकर युवाना गुस्से से कमरे आ गई और फर्श पर गिरे कपड़े उठा उठा वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अंश ने एक गहरी सांसें ली और टॉवल लपेटते हुए खुद से ही कहा, तुम्हें तो अब खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। और रही बात बच्चों की, तो मेरे बच्चों की माँ तुम ही बनोगी, पर तब तक मुझे मेरी सौतेली माँ से 20 साल पहले का हिसाब चुकता करना है। कहते वक्त अंश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। CH-29 यामिनी का पर्दाफाश। अब आगे। युवाना गुस्से से हटिल से निकल सीधे राजपूत महल पहुंची। उसी के पीछे पीछे अंश भी था। वो देख सकता था अपनी बीवी का गुस्सा। युवाना सीधे दंदनाते हुए ऊपर अर्धव के कमरे में की ओर जाने लगी, जिसे देख अंश की आंखों छोटी हो गई। ये औरत उस आदमी के कमरे में क्यों जा रही है, ये सोच अंश की गुस्से से मुट्ठी कस गई। इससे पहले युवाना अर्धव के कमरे में पहुंचती, अंश ने फुर्ती से युवाना की कलाई पकड़ी और उसे खिंचते हुए साइड में लाकर दांत पीसते हुए कहा, किसी गैर मर्द के कमरे में जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मिसेज राजपूत। अंश ने युवाना को घूरा। क्या ये आदमी पागल हो गया है, या फिर ये अंश राजपूत के भेस में कोई बहुरूपिया है? युवाना ने अंश से अपनी कलाई झुड़वाई और उसके सीने पर हाथ रख जोर धक्का देकर दांत पीसते हुए कहा, जुठे मक्कार हवसी आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना मेरी परमिशन के मुझे होने की, और तुम होते कौन हो मुझ पर हुकूम झाड़ने वाले? मैं चाहो अर्धव के कमरे में जाऊं या फिर जहन्नुम में जाऊं, तुम्हें इसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझे तुम। कहकर युवाना गुस्से से जाने लगी। तभी अंश युवाना की बाजू पकड़ उसे दीवार से सटा दिया और अपने शरीर से उसके शरीर को दबाते हुए कहा, मैं अंश राजपूत तुम्हारा पति हूँ और मुझे तुम्हें छूने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूर नहीं, और वैसे भी कल रात को तो तुम डेमो देख ही चुकी हो, और रही बात उस अर्थव की, तो उसके इरादे तुम्हारे लिए कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उस आदमी से दूर रहा करो। अपने आखिरी शब्द कहते हुए अंश के चेहरे पर जलन के भाव थे, जो युवाना से छिपे नहीं थे। मतलब ये सब जलन के कारण है, अब मैं ये सब बार बार जानबूझकर करूँगी, युवाना ने मन ही मन सोचा और अंश को दूर कर कहा, लीसन मिस्टर अंश राजपूत, अपनी मौत का खेल खेलकर जो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तब वो अर्धव ही था जिसने मुझे सहारा दिया था, अब मुझे तुम कोई लेना देना नहीं है। कहकर युवाना चली गई, पर उसके चेहरे पर इविल स्माइल थी। ये औरत मेरी सुनती क्यों नहीं, अंश ने गुस्से से जाती सुई युवाना को देखते हुए कहा। वही कमरे में के अंदर किरण अपने बेटे को फीलिंग कर रहा था। युवाना दंदनाते हुए अंदर आई और चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए सख्त आवाज में कहा, कहाँ है वो? उसकी बात सुनकर किरण ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, जिसे तुम कुन रही हो वो तो तुम्हारे आने से पहले ही चला गया, और अब ये मत पूछना कि कहा गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ भी। उसकी बात सुनकर युवाना वहां एक पल भी नहीं रुकी और यामिनी के कमरे में पहुंची, जहां यामिनी बेड पर आंखों बंद कर लेटी थी, जिसे देख युवना ने साइंट में रखा जग लिया और यामिनी के ऊपर खाली कर दिया। आह! यामिनी घबराते हुए उठी। तुम, और ये क्या बदतमीजी है, यामिनी युवाना पर चिल्लाई, जिसे देख युवाना ने अचानक से उसके जबड़े को कसकर पकड़ लिया और बेहिसाब गुस्से से कहा, तो तूने एक बार फिर अपने दिमाग के घोड़े दौंडला कर अपने लाडले को यहाँ ये भगा दिया ना, लेकिन अब तक भगाएगी उसे। कल रात जो पार्टी में उसने हरकत की है ना, उसकी जसा है मौत। यामिनी से दूर होकर यामिनी अब अपने बेटे को बचा सकती हैं तो बचा ले, क्योंकि अब युवाना सूर्यवंशी नाम का ग्रहण उस पर लग चुका। मरेगा तेरा बेटा अब, कह युवाना बली गई। उसके जाने के बाद यामिनी ने अपने जबड़े को सहलाते हुए कहा, मरेगी तो अब तू युवाना सूर्यवंशी,
क्योंकि तेरी जैसी मनहूस के कारण मैं चैन से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। वही युवाना जब अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची तब उसके कानों में अंश की आवाज पड़ी जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मना कि मेरी तालीम ज्यादा नहीं हुई है मिस्टर बजाज, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस करना जानता हूँ। ऐसे बहुत से कम पढ़े लिखे लोग हैं जो जांच के समय में टॉप के बिजनेसमैन हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस प्रोजेक्ट में और मेरी टीम अच्छे से काम करेंगे। आप एक बार हमारे साथ मीटिंग तो करिए, हम आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अंश ने फोन पर बात करते हुए कहा। राजपूत इंडस्ट्री देवांश जी ही संभालते हैं, लेकिन अंश के नाम आधे शेयर थे जिससे अंश अपना बिजनेस करना चाहता था, लेकिन कम तालीम के कारण कोई भी अंश के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ से मिस्टर बजाज की बात सुनकर अंश ने डिसपॉइंट होकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंश का चेहरा उतरा देख युवाना बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगले दिन राजपूत इंडस्ट्री में अंश अपने चेयर पर आंखें बंद कर बैठा हुआ था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ और उसका पीए अंदर आया और अंश को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। अंश ने सिर्फ हम में जवाब दिया, जिसे देख उसके पीए ने कहा, सर, सूर्यवंशी होल्डिंग्स हमारे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्या हम उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले? अपने पीए की बात सुनकर अंश ने झट से अपनी आंखें खोली और हैरानी से कहा, सूर्यवंशी होल्डिंग्स, यही कहा ना तुमने? यस सर। मिस युवाना सूर्यवंशी होल्डिंग्स की सीईओ, जिनके असिस्टेंट राघव ने हमें कॉल कर हमारे साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाया, अंश के पीए ने कहा। उसकी बात सुनकर अंश के होठों के कोने मुड़ गए। चलो अच्छे काम की शुरुआत घर की लक्ष्मी से ही करें, अंश ने मन ही मन खुद से ही कहा। ठीक है, फिर मिसेज युवाना से मेरी मीटिंग फिक्स करा दो, अंश ने कहा। वहीं मिसेज युवाना सुनकर उसके पीए ने कहा, सॉरी सर, लेकिन मिस युवाना नहीं, जिसे तुम मिस युवाना कह रहे हो वो बीवी है मेरी, मिसेज युवाना अंश राजपूत। हाँ, वो बात अलग है कि मुझसे वो थोड़ी नाराज है, इसलिए मिस सूर्यवंशी कह कर रही है, लेकिन डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगा और अब तुम उसे मिसेज राजपूत कहकर बुलाओगे, समझे? अंश अपने आखिरी शब्द सख्ती से कहे। जी सर, उसके पीए ने सिर खुजलाते हुए कहा। बेचार कंफ्यूज हो गया था। वही युवाना ने अपने अंश डार्लिंग के लिए उसके साथ बिजनेस करने का सोच, ताकि अंश को वो काम करते करते ही बिजनेस के बारे में समझा सके, लेकिन वो अभी अंश से नाराज थी। वही अंश के चेहरे पर से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात का वक्त राजपूत महल में सभी डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, सिर्फ अर्धव को छोड़, क्योंकि यामिनी अर्धव की हरकत पर उसे दूर भेज दिया था, लेकिन सभी अंश का इंतजार कर रहे थे। तभी अंश यहाँ आया और युवाना के बगल में बैठ गया। मेरा शेर बेटा, आज इतने सालों बाद हमारे साथ डिनर करेगा, देवांश जी ने अंश को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अंश हल्का सा मुस्कुराकर उठा। वही यामिनी का मुंह बन गया। उसने कहा, हम सब से ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी? हम तुम्हारी ही फैमिली है, इतना भरोसा नहीं है तुम्हें हम पर अंश बेटा? यामिनी अच्छी और भोली बनते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंश के साथ सभी ने यामिनी को देखा। सिर्फ युवाना को छोड़ अंश की एक आईब्रो ऊपर चढ़ गई यामिनी की बात सुनकर। यामिनी, इतने सालों बाद हमारा परिवार एक साथ है, तो तुम क्यों गड़े मुद्दे उखाड़ रही हो? देवांश जी ने यामिनी को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर यामिनी ने मायूसी से कहा, लेकिन देवांश, हम अंश का परिवार हैं, तो क्या जरूर थी उसे हमसे अपने मौत का नाटक करने की और दूर साथ समंदर पार जाने की? हम कितना ख्याल रखते थे उसका। और यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युवाना ने जोर से टेबल पर चम्मच पटकते हुए कहा, यामिनी राजपूत, अगर तुम अंश का इतना ही अच्छे से ख्याल रखती होती तो मेरा पति सालों पहले ही अपने पैरों पर खड़ा होकर चलता, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अंश को उसके बचपन से ऐसी मेडिसिन खिलाती रही जिससे अंश कभी ठीक हो ही ना, क्यों सही कहा ना मैंने? यामिनी राजपूत, युवाना ने दांत पीसते हुए यामिनी को घूरा। वही यामिनी जो देवांश के सामने सखी सावित्री बन अच्छे बनने का नाटक कर रही थी। उसे लगा नहीं था कि उसकी सच्चाई युवाना जानती होगी, वो भी मेडिसिन की।
युवाना की बात सुनकर अंश छोड़ सभी हैरानी से यामिनी की तरफ देखने लगे। ये तुम क्या कह रही हो? देवांश जी ने हैरानी से युवाना को देखते हुए कहा। वही यामिनी गुस्से से बैठी युवाना को घूरने लगी। CH-30 अर्धव की हरकत के कारण युवाना गुस्से में थी और उस पर घी डालने के लिए यामिनी अर्थव की बाहर कहीं भेज दिया था ताकि युवाना कोई तमाशा खड़ा ना करे, लेकिन उसकी इस हरकत से युवाना सुबह से गुस्से से तप रही थी और वामिनी की नौटंकी देख तो युवाना का माथा ही ठनक गया। उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और युवाना बोल पड़ी। देवांश जी ने बात सुनकर युवाना ने यामिनी को देखा, उसके होठों के मुड़े हुए थे। मिस्टर देवांश राजपूत, आपकी बीवी अंश को बचपन से लेकर मेरे अंश की जिंदगी में आने तक वो ड्रग्स की बनी मेडिसिन देती थी, जिसे अंश ठीक होने के बजाय उतना ही कमजोर होता जा रहा था। और आप बीची के प्यार में अधे ये सब देख ही नहीं पाए, युवाना ने दांत पीसते हुए कहा। देवांश जी हैरानी से यामिनी को देखने लगे। ये जो कह रही है, क्या ये सच है? देवांश जी चेयर पर से खड़े हुए और यामिनी और अंश की तरफ देख हकलाते हुए कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अंश के जबड़े कस उसने अपना सिर नीचे कर लिया। देवांश, अब को इस लड़की की बात पर विश्वास हो ही गया है, तो अब आप अपनी बीवी की बात कैसे सुनेंगे? आपको तो हमेशा में ही झूठी लगती हूँ। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये लड़की झूठी है। ये हमारा हंसता खेलता घर बर्बाद करना चाहती है। यामिनी ने अंश को चुप देख कर कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंश चुप ही बैठेगा। यामिनी को अभी झूठ बोलते हुए देख युवाना हंसने लगी। उसकी हंसी किसी डेविल से कम नहीं थी। वो खड़ी हुई और यामिनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं ये घर बर्बाद करना चाहती हूँ। यामिनी, तुम अभी नहीं समझी कि तुम्हारे सामने युवाना सूर्यवंशी खड़ी है, जो अगर कुछ बोलती है सबूत के साथ बोलती है, कहकर युवाना ने अपने फोन देवांश जी की तरफ बढ़ा दिया। फोन में एक वीडियो चल रही थी, जहां एक शख्स चेयर पर बंधा हुआ था और वो घायल था। उस शख्स को देख देवांश जी ने हैरानी से कहा, डॉ देसाई। ये नाम सुनकर यामिनी झट से चेयर पर से खड़ी हुई डॉट उसके चेहरे पर घबराहट पसर गई। मैंने ये सब कुछ यामिनी राजपूत के कहने पर किया बा। उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे। प्लीज मुझे माफ कर दी, इसमें मेरी कोई गलती। वीडियो में डॉ देसाई इतना ही कह रहा था कि तभी उसके सीने में किसी ने गोली मारी। देवांश जी ने वीडियो को ध्यान से देखा तो हैरानी से युवाना को देखने लगे। गोली युवाना ने मारी जवा थी। जो भी मेरे अंश को तकलीफ देगा तो उसे मैं सिर्फ मौत युगी, युवाना ने सख्त आवाज में कहा और देवांश की के हाथ से फोन छीन लिया। ये झूठ, ये सब झूठ है। जरूर इस लड़की ने डॉ देसाई को धमाका या होगा, ये सब कहने के लिए, और फिर बाद में मार दिया। यामिनी ने देवांश जी की तरफ देख घबराहट से कहा। देवांश जी सुन खड़े थे। दुश्मन हमेशा अपने ही होते हैं। देवांश जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घबराहट के मारे मरे जा रही हो सासू माँ, लेकिन फिर भी आपको झूठी बोलना है। ओ कोई बात नहीं, मेरे पास अंश की मेडिकल रिपोर्ट है, अगर आप कहे तो वो भी दिखा दूं। कहते कहते युवाना ने दांत पीस लिए। वही अंश की चुप्पी देख देवांश जी अपने जिगर के टुकड़े का हाल समझ गए। वो गुस्से से यामिनी की तरफ बढ़ने लगे, जिसे देख यामिनी धरथरत कांपने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा? देवांश जी ने यामिनी की तरफ बढ़ते हुए कहा। यामिनी घबराहट से कांपे जा रही थी। देवांश में मेरी बात सुन। उसे पहले बामिनी अपनी बात पूरी करती, उसे पहले देवांश जी चिल्ला उठे। मेरी बात का जवाब दो यामिनी, क्यों किया तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा? जवाब दो मुझे। उनकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। वही अंश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसे जाते देख युवाना ने एक गहरी सांस ली। वही देवांश जी का गुस्सा देख यामिनी ने गुस्से से कहा, मैंने ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया, क्योंकि आपको तो अपने प्यार की निशानी अंश के अलावा अपनी 2 औलादें दिखती ही नहीं थी। आपने 20 साल पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पहली बीवी की औलाद के नाम के कर दी, लेकिन ये भूल गए कि आपकी और भी 2 औलादें हैं। कहते कहते यामिनी ने गुस्से से देवांश जी को घुरा।
लेकिन तभी एक चटा कक्कक की आवाज वहां गूंज उठी। किरण और रूमी हैरानी से देवांश जी और जमीन पर गिरी यामिनी को देखने लगी, जिसके गालों पर थप्पड़ के निशान छप गए थे। युवाना को ये देख कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो तो यामिनी की असली जगह देख मुस्कुरा उठी। लेकिन उसकी ये मुस्कान यामिनी अब मरते दम तक नहीं भूल पाएगी। आह! यामिनी दर्द से तड़प उठी क्योंकि देवांश जी ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। डैड रूही देवांश जी को रोकती उसे पहले युवाना ने उसकी बाजू पकड़ उससे घेरे से कहा, शश, मजाक खिड़खिड़ा करो, देखा नहीं तुमने तुम्हारी माँ को कैसे तुम्हारा बाप उसकी औकात दिखा रहा है। इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम बिच में ना पड़ो, समझी मेरी प्यारी नंदन। युवाना की बात सुनकर रूही ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। सिर्फ जायदाद के लिए तुमने अपनी सगी बहन के बेटे के साथ ऐसा किया। यामिनी, में कभी सोचा नहीं था कि मेरी बीवी ऐसी घटिया हरकत करेगी। तुम्हें लगा कि मुझे अर्धव और रूही से प्यार नहीं, इतनी घटिया सोच तो सिर्फ तुम ही रखा सकती हो। मैंने तीनों बच्चों को समान माना है और आज तक मेहनत सिर्फ मैं मेरी तीनों औलादों के लिए ही कर रहा हूँ। देवांश जी ने यामिनी के बालों को कसकर पकड़ उसे खड़ा किया और दांत पीसते हुए कहा, देवांश, मेरी बात सुने। बस मुझे अब जो सुनना था वो मैं सुन चुका हूँ, लेकिन अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देवांश राजपूत के घर में तुम जैसी नागिन को कोई जगह नहीं है। यामिनी की बात को बीच में काटकर देवांश जी ने कहा और उसे धक्का दे दिया। गार्डस! देवांश जी चिल्ला उठे। उनकी एक आवाज से गार्ड वहां दौड़े आए। उठाकर बाहर फिकवा दो इस औरत को, और ध्यान रहे ये औरत फिर भी मुझे राजपूत महल के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। देवांश जी ने गार्ड को सख्त हिदायत दी। दो गार्ड ने यामिनी की बाजू पकड़ उसे जबरदस्ती बाहर लेकर जाने लगे। देवांश, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके बच्चों की माँ हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यामिनी ने मुड़ कर देवांश जी को देखते हुए कहा। देवांश जी बिना किसी की तरफ देखे अपने हाथ पीछे बांध वहां से चले गए। वही गार्डस ने यामिनी को महल से बाहर फिकवा दिया और महल का बड़ा सा लोहे का गेट उसकी आंखों के सामने बंद कर दिया। यामिनी एक टक गुस्से से सामने से आती युवाना को देखने लगी। युवाना मुस्कुराते हुए आई और पामिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अफसोस जताते हुए कहा, चुचुचू, कसम से सासू माँ, मुझे आपको अपनी औकात में देख इविल स्माइल करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वेल, ऐसे सब छोड़िए। आपको याद है एक दिन आपने मुझे कहा था कि शतरंज के खेल की पुरानी खिलाड़ी हो और मुझ उलझो मत वरना हार जाओगी। तो हार तो तुम खुद रही हो और जीत में रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम खेल हमेशा तजुर्बे के साथ खेलती हो और मेन दिमाग के साथ। इसलिए तो वक्त लगा तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में, लेकिन ऐसी औकात दिखाई तुम्हें तुम्हारी कि अब तुम्हारा कोई चांस नहीं कि तुम इस घर में फिर से आओ। अपने आखिरी शब्द युवाना ने गुस्से से कहे। वही युवाना की बात सुनकर यामिनी ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं युवाना। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर। तुम्हें और तुम्हारे घमंड को चकनाचूर कर दूंगी मैं। और रही बात शतरंज के खेल की, तो खेल कभी खत्म नहीं हुआ है, यामिनी ने गुस्से से कहा और चली गई। सही कहा यामिनी, खेल खत्म नहीं हुआ है अभी तक। अभी तो बहुत से प्यादे बचे हैं तुम्हारे जिन्हें मुझे हराना है। युवाना ने अपने दोनों हाथों में सीने में बांध जाती हुई यामिनी को देखते हुए कहा। CH-31, क्या अंश की जिंदगी में कोई और है? अब आगे। वही दूसरी तरफ देवांश जी के स्टडी रूम में देवांश जी अपनी चेयर पर आंखें बंद कर बैठे थे। उसके दिमाग में यामिनी की कहे बातें गूंज रही थी। तभी उसने स्टडी रूम का दरवाजा नोक हुआ, जिसे सुन देवांश जी ने आंखें खोली और आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा, कम इन। उसकी आवाज पर अंश अंदर आया। अंश को देख देवांश जी ने कहा, तुम यहाँ सोए क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका दी। वही अंश आगे बढ़ा और सीधे देवांश जी को कसकर गले लगा लिया। देवांश जी थोड़े हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने भी अंश को गले लगा लिया। सॉरी पापा, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन युवी ने अंश कह ही रहा था कि उसकी बात को बीच में काटते हुए देवांश बोल पड़े।
इतना सब कुछ किया उस औरत ने तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं क्यों अंश? क्या तुम्हें अपने पापा पर भरोसा नहीं था, या फिर बात कुछ और है? कहकर देवांश जी ने अंश को खुद से दूर किया। विश्वास था पापा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये बात आपको बताकर आपको दुखी करूं। जैसे आज सच सामने आने पर आप हैं, अंश ने इमोशनल होकर कहा। अंश सच में नहीं चाहता था कि यामिनी का सच जानकर उसके पापा दुखी हो, क्योंकि अंश की मां के जाने के बाद देवांश जी ने मानो दुनिया से मुंह ही मोड़ लिया था, और उस पर अंश का व्हील चेयर पर ये सब देवांश से देखे नहीं जा रहा था। अंश की बात सुनकर देवांश जी ने गहरी सांस लेकर कहा, वो औरत मेरे पीठ पीछे तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करती होगी, और मैं उसका पति होकर ये सब देख नहीं पाया। इस सब में सारी गलती मेरी है। मैं ना एक अच्छा पति बन पाया और ना एक अच्छा बाप। अंश के आगे हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। कहते कहते देवांश जी घुटनों के बल बैठ गए और रोते अंश से माफी मांगने लगे, जिसे देख अंश की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। यो नीचे बैठा और देवांश के जुड़े हुए हाथ को पकड़कर कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस औरत ने किया, आपकी कोई गलती नहीं पापा, प्लीज आप ऐसे मुझे शर्मिंदा मत करिए। कहकर अंश ने एक ड्राटके से देवांश जी को गले लगा लिया। देवांश जी रो रहे थे, वही अंश की आंखें आग उगल रही थी, और उस आग में यामिनी बहुत जल्द जलने वाली थी। क्या और कुछ है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो? देवांश जी ने अंश को देखते हुए कहा, एक सच है जो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उस सच को आप सहन नहीं कर पाएंगे। अंश ने मन ही मन कहा, और देवांश जी को देखते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है डॉट। यही दूसरी तरफ यामिनी एक 7 स्टार होटल के सामने खड़ी थी। वो होटल के अंदर आई और लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ी कि तभी वहां के मैनेजर ने यामिनी को रोका और कहा, सॉरी मिसेज राजपूत, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। देखो मैनेजर साहब, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, और अब तुम बीच में टांग अड़ाकर और खराब मत करो, वरना इस होटल से उठाकर बाहर फिकवा दूंगी। यामिनी ने गुस्से से कहा। यामिनी का यहाँ एक रूम था, उसके पास रहने के लिए अब यही जगह थी। वही यामिनी की बात सुनकर मैनेजर ने कहा, आपको जो करना है करिए, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये देवांश साहब के सख्त ऑर्डर्स हैं, इसलिए आप प्लीज जाइए यहाँ से, वरना हमें आपको जबरदस्ती बाहर निकालना होगा। मैनेजर की बात सुनकर यामिनी हैरान रह गई। देवांश आप अब हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यामिनी ने मन ही मन देवांश जी को कोसा और दंदनाते हुए होटल से निकल गई। यामिनी के पास ना तो फोन था और ना ही कोई कार्ड या कैश, और ना ही रहने के लिए कोई जगह। उसे तो किसी का नंबर भी याद नहीं था जिसे वो कांटेक्ट कर सके। वही महल में अंश जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि युवाना एक सूटकेस में अपने कपड़े भर रही हैं। ये क्या कर रही हो तुम? अंश ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं सही नहीं समझती, और वैसे भी तुम होते कौन हो मेरे जो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देती फिरूं? युवना ने अपने कपड़े भरू और बगा लेकर जाने लगी, जिसे देख अंश ने युवाना को एक नजर देखा और कबर्ड सुबह से अपने कपड़े लेने लगा, जिसे देख युवाना की आंखें छोटी हो गई। क्या मुझे रोकेगा नहीं और पूछेगा भी नहीं कि मैं अब कहाँ जा रही हूँ? युवाना ने सोचा। मैं जयपुर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। युवाना ने अपना गला साफ करते हुए तिरछी नजरों से अंश को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर अंश वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है फिर जाओ, लेकिन प्लीज जाते जाते रूम का दरवाजा बंद कर जाना। कहकर अंश वॉशरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर मुस्कुराने लगा। वही अंश की बात सुनकर युवाना का पोपट बन गया। उसे लगा उसकी बात सुनकर अंश उसके पैरों पर गिर कहेगा, मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। साला कमीना आदमी एक बार भी मुझे रोकना जरूरी नहीं समझा। इस कमीने आदमी मेरी बेइज्जती की। आहे छोड़ूगी मैं तुम्हें अंश राजपूत। कहकर युवाना ने गुस्से से अपने बंक को लात मारी और दंदनाते हुए वॉशरूम का दरवाजा पिटने लगी। एक कमीने अंश राजपूत, दरवाजा खोलो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं जा रही हूँ और तुम मुझे रोकने के बजाय नशा रहे हो। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, खोलो दरवाजा। कहते कहते युवाना जिद्दी बच्चे की तरह चिल्लाने लगी।
यही अंश शावर के नीचे खड़ा अपनी जिद्दी बीवी की बातें सुनकर हंसे जा रहा था। वो आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया, जिसे देख युवाना दंदनाते अंदर आई और ना आव देखा ना ताकि और सीधे अंश गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगाकर दांत पीसते हुए कहा, जब से ठीक हुए हो तब से तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम में कुछ ज्यादा घमंड आ गया? मैं जा रही हूँ और तुम मुझे रोकना भी जरूरी नहीं समझते। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंदन में कोई और मिल गई? युवाना ने अंश को खा जाने वाली नजरों से घुरा। CH32 वाइल्ड अंश, अब तक साला कमीना आदमी एक बार भी मुझे रोकना जरूरी नहीं समझा। इस कमीने आदमी मेरी बेइज्जती की। आहे छोड़ूगी मैं तुम्हें अंश राजपूत, कहकर युवाना ने गुस्से से अपने ग को लात मारी और दंदनाते हुए वॉशरूम का दरवाजा पिटने लगी। कमीने अंश राजपूत, दरवाजा खोलो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरे साथ में जा रही हूँ और तुम मुझे रोकने के बजाय नशा रहे हो। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें छोड़ूगी नहीं, खोलो दरवाजा। कहते कहते युवाना जिद्दी बच्चे की तरह चिल्लाने लगी। वही अंश शावर के नीचे खड़ा अपनी जिद्दी बीवी की बातें सुनकर हंसे जा रहा था। वो आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया, जिसे देख युवाना दंदनाते अंदर आई और ना आव देखा ना ताकि और सीधे अंश गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगाकर दांत पौसते हुए कहा, जब से ठीक हुए हो तब से तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम में कुछ ज्यादा घमंड आ गया? मैं जा रही हूँ और तुम मुझे रोकना भी जरूरी नहीं समझते। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंदन में कोई और मिल गई? युवाना ने अंश को खा जाने वाली नजरों से घुरा। अब आगे यामिनी सड़क पर गुस्से से चले जा रही थी। उसके पास आज कुछ नहीं था जिसे पाने के लिए उसने ना जाने क्या क्या किया था। आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। आसमान में गले बादल छाए हुए थे। अचानक से बारिश भी शुरू हो गई, जिसे देख यामिनी ने इधर उधर देखा। आज उसके पास बारिश से बचने के लिए भी छत नहीं थी। वो बारिश में भीग रही थी कि तभी अचानक से एक गाड़ी आई और यामिनी के सामने रुक गई, जिसे देख यामिनी हैरान रह गई। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को देख यामिनी की भौं सिकुड़ गई। उस शख्स ने गाड़ी का दरवाजा खोला और यामिनी को बैठने का इशारा किया। यामिनी बिना देरी किए गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। वहीं महल में युवाना खा जाने वाली नजरी से अंश को घूर रही थी। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं अंश का सच में कहीं किसी गैर औरत से अफेयर तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं दोनों की जान अपने हाथों से लूंगी, युवाना ने सोचा। मेरी बात का जवाब दो अंश राजपूत, सच बताओ, किसी गैर औरत के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? तभी तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखो, अगर ऐसा हुआ ना तो माँ कसम में उस लड़की की जान ले लूंगी और तुम्हारे इस चेहरे पर एसिड फेंक दूंगी, समझे तुम? युवाना गुस्से से चिल्ला उठी। अगर अंश का सच में किसी के साथ चक्कर हुआ तो युवाना उस लड़की जान तो लेगी ही लेगी, लेकिन एसिड सच में अंश के मुंह पर डालेगी ताकि अंश जी ठीक होने के बाद हदसम लग रहा है उसकी खूबसूरती कम हो और फिर कोई भी लड़की अंश की तरफ नहीं देखेगी और अंश सिर्फ युवाना सूर्यवंशी का, फिर चाहे कैसा भी हो, इससे युवाना को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? हा, अंश ने युवाना की अपने लिए पॉजेसिवनेस देखते हुए कहा। उसे बड़ा मजा आ रहा था युवाना की जलन देख। वही अंश की बात सुनकर युवाना की आंखें गहरी हो गई। उसका माथा ठनक गया। ये आदमी जब से ठीक ठाक होकर वापस लौटा है तब से इसमें काफी घमंड चढ़ गया है। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, इस नाते मुझे तुमसे जुड़े हर एक बात सवाल का जवाब चाहिए, समझे तुम? युवाना ने दांत पीसते हुए और अचानक से अंश की जान को अपने हाथ में पकड़ लिया। आहे, पागल औरत, मारना चाहती हो क्या मुझे? अंश दर्द से तड़प उठा क्योंकि युवाना ने गुस्से से अंश के लोअर पार्ट को हाथ में भर मसला। एक मर्द की आधी से ज्यादा जान तो वही होती है और उसी जान पर युवाना ने हमला किया। मेरी कही हुई बातें तुम मुझ पर इस्तेमाल मत करो अंश डार्लिंग, वरना तुम अभी मुझे ठीक से जानते नहीं हो। ये जो तुम मरने का नाटक कर लंदन चले गए थे ना, हिसाब से तो मुझे तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जो बितानी है। पर ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया या फिर कोई गैर औरत हम दोनों के बीच आई
तो मैं तुम्हें फिर से उसी व्हीलचेयर पर बिठा दूंगी और उस लड़की का तो ऐसा हाल करूंगी कि वो दूसरा जन्म लेने से भी घबराएगी। गॉट इट अंश डार्लिंग, युवाना ने अंश के लोअर पार्ट को सहलाते हुए उसके जबड़े को चुसते हुए शांत मगर खतरनाक आवाज में कहा, जिसे सुनकर अंश एक पल के लिए गोरा ही गया था। दोनों पूरे भीग चुके थे। जहां अंश नेक था वहीं युवाना की वो ड्रेस उसके बदन से चिपक गई थी। तुम्हें पता है उस रात की थकान मुझ में अब भी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। अंश डार्लिंग प्लीज FUCK मी, तुम्हारा ये शेर में पिंजरे में कैद होने के लिए तड़प रहा है, युवान ने मदहोशी से भरी आवाज में अंश की हार्डनेस को भांपते हुए कहा। अंश युवाना की करीबी से हार्ड हो गया था। उसका जानवर युवाना के पिंजरे में कैद होना चाहता था। अंश ने जब युवाना की बात सुनी थी घिरे से युवाना के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा, जिसे सुनकर युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। उसने अपने निचले होठ की दांत तले दबाते हुए अंश की आंखों में देखते हुए उसके सामने घुटनों के बल नीचे बैठ गई, जिसे देख अंश को वो दिन याद आया जब युवाना ने सुहागरात के दिन उसे एक मूवी दिखाई थी और खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर यही हरकत की थी। आह! अंश प्लेजर से अचानक से करा उठा, क्योंकि युवाना ने हरकत ही ऐसी की थी कि अंश ने कसकर उसके बालों को पकड़ लिया। वो युवाना का चेहरा अपनी कमर में दबा रहा था। वही युवाना की आंखें मानो बाहर ही आने वाली हो। वॉशरूम में अंश की कराह की आवाज गूंज रही थी। जो कुछ आधे घंटे बाद थम गई युवाना ऊपर उठी और अपने होठों को साफ करते हुए अंश को देखकर घिरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो कि मैं कल ठीक से चल भी ना पा। वो अंश से चिपक गई। अंश ने युवाना को देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे गिले चुंबन से चुमने लगा। युवाना भी कम नहीं थी। इस मामले में उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो अभी कुछ देर पहले अंश से नाराज थी। अंश किस करते हुए एक हाथ से युवाना के शर्ट के बटन खोलने लगा। कुछ ही देर में युवाना अंश के सामने इनर ब्रा पेंटी में थी। वो युवाना को अपनी ठरकी नजरों से देख रहा था। उसकी बीवी का फिगर कातिल है, अंश ने सोचा। युवाना की आंखें में देखते हुए अपनी इनर ब्रा खोल दी अंश की नजरें जब युवाना की गोल गोल उभारी पर गई तो बिना एक पल गवाए अंश ने युवाना की कमर को पकड़ उसे खुद से सटा दिया और उसकी उभारों को मुंह में भर चुसने लगा। आह! युवाना एक मीठे दर्द से भर गई। सैकिट्स बैडली अंश डार्लिंग प्लीज, पुबाना ने आहें भरते हुए कहा। अंश ने भी उसकी बात मानी। युवाना सेक्स की भूखी थी, लेकिन उसे मदहोश भी सिर्फ उसका पति ही करता था। युवाना उभारो टमाटर की तरह लाल हो गई, तब जाकर अंश ने उसे होड़ी से खींचते हुए एक अजीब आवाज के साथ छोड़ा और हाफते हुए कहा, बच्चे होने के बाद भी इन पर पहला हक सिर्फ मेरा ही रहेगा, कहकर वो युवाना की उभारों को प्रेस करने लगा। उसकी बात सुनकर युवाना मुस्कुराने लगी। उसने अंश की आंखों में देखते हुए आहें भरते हुए कहा, आह! बच्चे पैदा करने कि तुम्हें मेरे अंदर जाना होगा। प्लीज अंश डार्लिंग अंदर रखो इसे मेरे, कहकर उसने अंश के लोअर पार्ट को टच किया। अंश ने युवाना की बात मानी और उसे दीवार से लगा दिया। युवाना का चेहरा दीवार की तरफ था, उसकी पीठ अंश के सीने पर। अंश युवाना की गर्दन को चूमते हुए उसकी पेंटी निकालने लगा। युवाना ने कसकर अपने निचले होठ को दांत तले दबा दिया। फक कक! वो बुदबुदाई, क्योंकि उसे किसी गर्म और हार्ड चीज का एहसास हो रहा था। प्लीज अंश फास्ट, युवाना ने अंश से जल्दी करने के लिए रिक्वेस्ट की। उसकी बात सुनकर अंश के ठरकी हाथों आगे आए और उन्होंने युवाना की दोनों उभारों को मुट्ठी में भर प्रेस करते हुए धीरे से कहा, मैं एंटर करूंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे माफ कर दोगी और मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वो युवाना को कहते वक्त प्लेजर दे रहा था। अंश की बात सुनकर युवाना की आंखें झट से खुल गई। क्या ये आदमी पागल है? माफ किया है इसलिए तो दोनों अभी इस हालत में हैं, युवाना ने सोचा। बेवकूफ आदमी, अगर माफ नहीं किया होता तो अब तक मैं जयपुर में होती, यहाँ तुम्हारा साथ इस हालत में नहीं समझे। अभी इससे पहले मेरा मूड खराब हो, जल्दी करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। युवना ने अंश पर गुस्सा किया।
युवाना की बात सुन मतलब सहज अंश ने खुशी से मुस्कुराकर उसकी कमर की पकड़ा और अपना लोअर पार्ट पकड़ पीछे से युवाना में एंटर कर दिया। आह है युवाना एक मीठे दर्द से कराह उठी। अंश ने अपनी हरकत शुरू की। वो युवाना को पीछे से दीवार के खिलाफ करने लगा। वही युवाना की सिसकियां परवान चढ़ रही थी। उसकी कराह और अंश की हाफने की आवाज दोनों वॉशरूम से लेकर कमरे तक गूंज रही थी। तुम आह, ये बहुत बहुत रूड होते जा रहे हो। आह, युवाना ने अंश के बालों को कसकर पकड़ कहा था। वो अंश को संभाल रही थी, क्योंकि अंश सेक्स के टाइम हद से ज्यादा वाइल्ड हो जाता था। उस रात भी हुआ था, लेकिन युवना को ड्रग्स के कारण पता नहीं चला। लेकिन अब वो होश में थी और अंश बेदर्द था। युवाना की आंखें में आंसू आ गए। अंश ने अचानक से युवाना को लिफ्ट किया और उसे लाकर बेड पर पकड़ दिया। आह! युवाना चीख उठी। उसने गुस्से से अंश को घूरा, लेकिन अंश तो मदहोश था। वो युवाना के गुस्से को इग्नोर कर बेड के पास खड़ा हुआ और युवाना के पैरों को खींचा। युवाना अब गुस्से से झटपटाने लगी। अंश ने युवाना के एक पैर को अपनी कमर पर लपेट दिया और दूसरे को कंधे पर रख एक बार फिर युवाना को अपनी आगोश में भर लिया। आह है! अंश तुम कमीने ही, युवाना ने चादर को मुट्ठी कसते हुए कहा। यूवी प्लीज, आई कांट कंट्रोल माई सेस्क, अंश ने युवाना के अंदर मुंह करते हुए कहा। युवाना ने आहें भरने लगी। उसने कराहते हुए बेड के सामने लगे मिरर में देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। फक ये पोजीशन, युवाना ने सोचा। उसे मजा आ रहा था। उसका अंश डार्लिंग सिर्फ दिखने में मासूम था, बाकी उसके अंदर कमीनापन कुट-कुट भरा हुआ है। युवाना ने अंश की ओर देखते हुए कहा। अंश काफी वाइल्ड होता जा रहा था। वक्त के साथ युवाना अंश की कमर पर बैठी थी। वो उसे अंदर समा रही थी। वो थकी गई थी, लेकिन अंश के चेहरे पर अभी उत्तेजना देख उसे प्यार कर रही थी। वो जानती थी कि ये उसका पति सेक्स के मामले में कुछ दोनों तक ऐसी हरकतें करता रहेगा। अंश ने युवाना की कमर पकड़ उसे आगे बढ़े के लिए कहा। युवाना अपनी कमर हिलाने लगी। अंश आहें भरते हुए उसकी झूमती हुई उभारों को देखने लगा, जिसे देख युवाना ने अंश की आंखों पर हाथ रख दिया। CH-33 युवाना की साजिश। अब तक उस रात भी हुआ था, लेकिन युवना को ड्रग्स के कारण पता नहीं चला। लेकिन अब वो होश में थी और अंश बेदर्द था। युवाना की आंखें में आंसू आ गए। अंश ने अचानक से युवाना को लिफ्ट किया और उसे लाकर बेड पर पकड़ दिया। आह! युवाना चीख उठी। उसने गुस्से से अंश को घूरा, लेकिन अंश तो मदहोश था। वो युवाना के गुस्से को इग्नोर कर बेड के पास खड़ा हुआ और युवाना के पैरों को खींचा। युवाना अब गुस्से से झटपटाने लगी। अंश ने युवाना के एक पैर को अपनी कमर पर लपेट दिया और दूसरे को कंधे पर रख एक बार फिर युवाना को अपनी आगोश में भर लिया। आह है! अंश तुम कमीने हो, युवाना ने चादर को मुट्ठी कसते हुए कहा। यूवी प्लीज, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, अंश ने युवाना के अंदर मूव करते हुए कहा। युवाना ने आहें भरने लगी। उसने कराहते हुए बेड के सामने लगे मिरर में देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। फक ये पोजीशन, युवाना ने सोचा। उसे मजा आ रहा था। उसका अंश डार्लिंग सिर्फ दिखने में मासूम था, बाकी उसके अंदर कमीनापन कुट-कुट भरा हुआ है। युवाना ने अंश की ओर देखते हुए कहा। अंश काफी वाइल्ड होता जा रहा था। वक्त के साथ युवाना अंश की कमर पर बैठी थी। वो उसे अंदर समा रही थी। वो थकी गई थी, लेकिन अंश के चेहरे पर अभी उत्तेजना देख उसे प्यार कर रही थी। वो जानती थी कि ये उसका पति सेक्स के मामले में कुछ दोनों तक ऐसी हरकतें करता रहेगा। अंश ने युवाना की कमर पकड़ उसे आगे बढ़े के लिए कहा। युवाना अपनी कमर हिलाने लगी। अंश आहें भरते हुए उसकी झूमती हुई ब्रेस्ट को देखने लगा, जिसे देख युवाना ने अंश की आंखों पर हाथ रख दिया। अब आगे। अगली सुबह फोन की रिंग से युवाना की नींद कच्ची होकर टूट गई। वो धीरे से उठने लगी, लेकिन उसके बदन में दर्द एक लहर दौड़ गई। आह! कुत्ता आदमी रात भर ऐसे सेक्स कर रहा था जैसे मानो कोई रेस लगी थी। युवाना ने साइड में पेट के बल लेटे अंश को घूरते हुए कहा, जो किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। युवाना ने अपनी किटी को सहलाया।
उसे दर्द हो रहा था। अंश ने रात भर सिर्फ कुछ मिनटी की नींद लेते हुए युवाना के साथ जबरदस्त सेक्स किया था। ना जाने किस किस पोजीशन में, जिस कारण युवाना की कमर के साथ पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। इन सब में युवाना ने वो सेक्स एंजॉय भी बहुत किया था। उसका मासूम दिखने वाला अंश बिस्तर पर जानवर था। युवाना ने साइड टेबल पर रखा अपना फोन लिया और रिसीव कर कान पर लगाया। अर्थव राजपूत का पता चल गया है। वह दिल्ली में है। अब आगे क्या करना है आप बताएं, दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर रहा युवाना के चेहरे पर एक डेविल स्माइल उभर आई। युवाना ने एक नज़र अंश को देखा और उसके बालों से खेलते हुए कहा, खत्म कर दो उसे। और ध्यान रहे ये मर्डर एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसका असर मेरे बिजनेस या फिर मेरी रेपुटेशन पर पड़े, समझे तुम, कहकर युवाना ने अंश की गर्दन पर लव बाइट को देखा। डोंट वरी, आपने सही आदमी को काम दिया है। मैं इस काम को एकदम सलीके से पूरा करूँगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, फोन की उस तरफ से उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने सर्द आवाज में कहा, काम पूरा होने के बाद बाकी बचे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, कहकर युवाना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। युवाना ने अपना फोन टेबल पर रखा और अंश के बालों को सहलाते हुए कहा, उस कमीने मेरे साथ जो हरकत करने की कोशिश की थी, उसी सजा उसकी मौत है, इविल स्माइल करते हुए, और तुम्हारा बदला इसी बहाने पूरा जाएगा, कहकर युवाना ने अंश के होठों को एक गहरे गिले चुंबन से गिला किया। अर्धव ने जो पार्टी वाली रात युवाना के साथ किया था, उसे देखकर युवाना ने अब फैसला किया कि कुत्ता जो भौंक रहा है उसे खत्म किया जाए, वरना वही भौंकने वाला कुत्ता अब काटने को लग जाए, पता नहीं चलता। इसलिए काटने से पहले उसे खत्म करना जरूरी है, वरना अर्धव राजपूत आगे चल की बहुत बड़ा कांटा साबित हो सकता है। ये युवाना की सोच थी। वही दूसरी तरफ एक होटल में यामिनी बैठी हुई थी। तभी उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और राणा ठाकुर अंदर आया, जिसे देख यामिनी ने उसे घूरा। रस्सी जल गई, लेकिन बल अभी तक नहीं गया, राणा ठाकुर ने यामिनी के चेहरे को देखते हुए कहा, जिस पर उसे देख 12 बज गए थे। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? यामिनी ने गुस्से से कहा, जिसे सुनकर राणा ठाकुर ने यामिनी को घूरते हुए कहा, यामिनी, औकात मत भूलो तुम अपनी। पति ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाला और मैंने तुम्हें सहारा दिया है, तो जरा तमीज से बात करो और ये बताओ कि तुम मुझे मेरा बेटा कब लौटा रही हो? राणा ठाकुर की बात सुनकर लिया यामिनी ने दांत पीस लिए। कोई चीज नहीं जो उठा तुम्हें दे दिया, वो मेरा बेटा है, और जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसका बाप तुम हो तो पागल हो जाएगा और पहले मुझे मारेगा और बाद में तुम्हें। मुझे सोचा का जरा वक्त दो तुम, यामिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। पिछले 1 साल से तुम यही कह रही हो और पिछले 1 साल में यही सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। जितना वक्त तुम्हें लेना था तुमने ले लिया, अब जो मुझे करना है वो मैं करगा, लेकिन अर्धव को अर्धव ठाकुर बनाकर ही रहूँगा, राणा ठाकुर ने गुराते हुए कहा। पिछले 1 साल से यामिनी ने जैसे तैसे राणा ठाकुर को समझाकर रुका रखा था, लेकिन अब शायद यामिनी को मौत चारों तरफ से मिलने वाली थी। वही दिल्ली में अर्थव अपनी उंगली में कार की चाबी घुमाते हुए पार्किंग में आया और अपनी कार में बैठ निकल गया। उसकी कार जैसे ही पार्किंग से बाहर निकली, तभी उसी के पीछे एक और काले रंग की कार निकल पड़ी। CH-35 युवाना की मिठाई पर मक्खी। अब आगे अर्धव की कार दिल्ली के सड़क पर दौड़ रही थी और उसकी के पीछे वो ब्लैक कलर की चमचमाती हुई कार उसे फॉलो कर रही थी। अर्थव की कार में उसने बहुत लाउड गाना चला रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक उस ब्लैक कलर की कार ने अर्धव की कार को टक्कर मारी। व्हाट द हेल, अर्थव गुस्से और घबराहट से बुदबुदाचा। कार को टक्कर लगने से अर्धव घबरा गया था। अर्धव ने कार की रफ्तार कम की और खिड़की से सिर बाहर निकालकर ब्लैक कार के अंदर सौर कैंप और चेहरे पर मास्क लगाकर बैठे शख्स पर चिल्लाते हुए, अबे अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी सामने है फिर भी दिखाई नहीं देता क्या तुझे? और अगर इतनी ही जल्दी है जाने की तो साइड निकलना। अर्धव कह ही रहा था कि तभी उस ब्लैक कार के अंदर बैठे शख्स ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया
और उसकी कार अर्धव के कार की बराबरी में चलने लगी। अर्धच ने कार ड्राइव करते हुए उस आदमी से कहा, पागल है क्या, ऐसे क्या देख रहा है। अर्धव की भौं आपस में जुट गई, क्योंकि वो मास्क पहने शख्स अर्धव को अजीब तरह से देख रहा था। अर्धव को कुछ गड़बड़ी लगी रही थी। अर्धव ने कार की स्पीड बढ़ा दी, वो अब घबराने लगा था। वही अर्धव की नज़र जब ड्राइविंग सड़ी के बाहर लगे मिरर में पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वो ब्लैक कलर की कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्धव हड़बड़ा गया, उसकी कार की स्पीड भी तेज हो गई। अर्धव की नज़र बार बार रियरव्यू मिरर में जा रही थी। वो अपने पीछे लगी गाड़ी की रफ्तार से घबरा रहा था। तभी अचानक से अर्धव की नज़र सामने गई, उसकी आंखों में खौफ भर गया, क्योंकि सामने से एक बड़ी ट्रक आ रही थी। अर्धव ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार तेज रफ्तार से सड़क के दूसरी तरफ आकर रुकी। अर्धव की सांसें तेज थी। उसने अपनी उखड़ती सांसों के साथ अपने आगे पीछे देखने लगा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि ना ही उसके पीछे 2 ब्लैक कलर की कार थी और ना ही वो बड़ा ट्रक। इतनी जल्दी सब गायब कैसे हो गया? ये सवाल अर्धव के मन में आया। उस पुल पर गाड़ियां बहुत कम आती जाती थी, और जो आती थी वो कुछ पलों में आंखों से ओझल हो जाती थी। अर्धव ने गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसके कानों में ट्रक की आवाज गूंज उठी। उसने खिड़की से देखा तो उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। ट्रक के अंदर मास्क पहने आदमी था और वो एक हाथ से ट्रक ड्राइव करते हुए अर्धव को बाय कह रहा था। यो ट्रक अर्धव की कार की तरफ बढ़ रहा था। अर्धव की कार से बाहर निकलने का मौका न मिला और आहे अर्धव चीख उठा। ट्रक ने उसकी कार को जोर से धक्का दे दिया और उसकी कार पुल की दीवार तोड़कर गहरी पानी में जा गिरी। जिस साइड अर्धव बैठा था ट्रक ने उस साइड को कुचल दिया था। कार के पानी में गिरते ही वो ट्रक वहां से निकल गई और कुछ दूरी पर खड़ी कार भी पुल पर हुआ एक्सीडेंट को देखकर जा रही गाड़ियां भी रुक गई। कुछ लोगों ने कॉल कर पुलिस को खबर कर दी और एम्बुलेंस को भी। चही दूसरी तरफ युवाना, जो सूर्यवंशी होल्डिंग्स में अपने किचन में बैठी टेबल पर रखा पेपर वेट घुमा रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। नंबर देख युवाना ने कॉल रिसीव किया। काम एकदम सलीके से हो गया। दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा जिसने अर्धव को मारने के लिए सुपारी ली थी, पैसे आधे घंटे में तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन याद रहे तुम्हें वहां से बहुत दूर जाना है, किसी के भी हाथ मत लगना, और अगर तुम्हारे कारण मेरी रेपुटेशन पर जरा सा भी दाग लगा तो याद रखना मैं तुम्हारे बीवी बच्चों की जान लेने में जरा सा भी नहीं कतराऊंगी। युवाना ने अपने रंगीन नाखूनों को देखते हुए चेयर पर लीन होकर कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसके किए कांड के कारण उसके बिजनेस, रेपुटेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंश को अगर युवाना की ऐसी साइड के बारे में पता चला तो अंश उससे नफरत करेगा, ऐसा युवाना को लगता था। वही युवाना की बात सुनकर उस मर्डरर ने कहा, जैसे आपने कहा था वैसा ही होगा मैम, आप चिंता मत करो, अब वो मेरे पैसे जल्दी करेंगे तो अच्छा होगा। क्या आदमी की आवाज में चापलुसता थी। युवाना ने कहा, युवाना सूर्यवंशी की जुबान है तो आधे घंटे में पैसे मिल जाएंगे, और आज से मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते, और कोई चालाकी नहीं, वरना युवाना सूर्यवंशी को तुम ठीक जानते नहीं, कहकर युवाना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। युवाना जैसी ही अपना फोन टेबल पर रखने वाली थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया था जो किसी फोटो का था, जिसे देख युवाना ने उस मैसेज को ओपन किया। उसमें फोटो को देख युवाना की आंखें गुस्से से लाल हो उठी और उसके जबड़े कस गए। तभी एक टाइप मैसेज आया जो था, यहाँ आपकी मिठाई पर एक मक्खी बैठी है, जल्दी आइए वरना कहीं आपकी मिठाई को लेकर ना उठ जाए। उसके नीचे एक पता भी था। फोटो को देखकर ही युवाना की नाक गुस्से से फूल रही थी। वो चेयर पर से खड़ी हुई और सीधे कंपनी से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गई। उसकी कार हवा की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही। साली कमीनी, मेरे पति पर दौरे डालेगी, मैं उस कुतियों को ही मक्खी की तरह मसल दूंगी और उस मिठाई को उठाकर पटक दूंगी। उस आदमी की इतनी हिम्मत की मेरे होते हुए भी किसी गैर लड़की के घुमा रहा है। हट सामने साले,
कहते कहते युवाना ने अपने सामने आ रही गाड़ी वाले को गाली दी। दरअसल युवाना ने अंश के पीछे राघव को लगा रखा था, क्योंकि जब से अंश ठीक हुआ था वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। युवाना को डर था कि कहीं लड़कियों उस पर लाइन मारकर उसके मासूम अंश को अपने जाल में ना फंसा ले। इसलिए राघव सीक्रेटली अंश की जासूसी करता था। और आज हमारे अंश बाबू किसी लड़की के साथ कैफे में थे और उस लड़की का हाथ अंश के हाथ पर था। और युवाना के कमीने असिस्टेंट राघव ने भी एन मौके पर तस्वीर खींचकर युवाना को सेंड कर दी। युवाना की कार हवा से बातें कर रही थी। उसकी नाक गुस्से से लाल हो गई। उसके पति के पंख निकल आए हैं, उसे कुतेरना पड़ेगा, युवाना ने गुस्से से सोचा। आज अंश की कोई खैर नहीं थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। कैसी लगी आपको लेडी बॉस की मासूम मोहब्बत की ये कहानी? क्या आपको लगा कि उनकी मोहब्बत और गहरी होगी या फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और इमोशंस के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बने रहिए हमारे साथ।